गुड मॉर्निंग बच्चे। आपके सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट पढ़ लो। क्या पूछा गया है? नेट फोर्स ऑन बी। क्या पूछा गया है? नेट फोर्स ऑन बी। बच्चे, अगर तुमसे यह पूछा जाता कि बी पर बताओ नॉर्मल रिएक्शन सी ने कितना लगाया, ए ने कितना लगाया, तो आप बी का इक्वेशन लिखते, ए का इक्वेशन लिखते और फिर सॉल्व होता। बट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नेट फोर्स पूछा जाए तो बच्चे सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एफ इक्वल टू है में ए। एफ कौन सा एफ? नेट फोर्स। तो बच्चे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो, ए पता हो, तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पूछा गया है नेट फोर्स ऑन बी, मास दिया हुआ है 30 और क्वेश्चन में एक्सलरेशन दिया हुआ है 5। 30 इंटू 5, आंसर 150। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1, नेट फोर्स। तो बिल्कुल ध्यान रखना, नेट फोर्स पूछा जाए तो आप सीधे m इंटू ए, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, तो वही होता है। आइए आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ो। ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक है। ड्रैग फोर्स दिया हुआ है, जो उसको जो अपोज कर रहा है। ड्रैग फोर्स दिया हुआ है जो उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि आप खींच रहे हो लिक्विड के अंदर। पूछा गया कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 1/10 हो जाएगा। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, और मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो क्या करें बच्चे? टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ड्रैग फोर्स उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और अब फोर्स दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का हम ए निकाल लो, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है बच्चे? 10 की पावर -3। मास कितना है? 0.01। ऊपर ले जाके कट करोगे, ए आ गया 0.1। ये ड्रैग फोर्स जो विस्कस फोर्स से कम कर रहा है वेलोसिटी को, तो ये एक्चुअली ए माइनस रिटार्डेशन कर रहा है। तो ए है एक्चुअली ए +1 नहीं, ए -1 है। अब अपने को ए पता है, मुझे टाइम चाहिए। अब तो लगा दो बच्चे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू, v फाइनल 1/10 माइनस यू, यू 5 इक्वल टू ए टी, ए -0.1 इंटू टी। बच्चे, सभी का माइनस कट गया, सभी का माइनस काट दो, सभी का -1/v सही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/10, 1/10, ठीक है। तो 1/10 हो गया तुम्हारा, 1/10 हो गया तुम्हारा 0.1 -5 इक्वल टू -0.1 इंटू टी। इसको माइनस करोगे तो -4.9 -0.1 टी, माइनस माइनस कट गया, पॉइंट कट गया, आंसर 49 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को कहने के लिए बोल सकते हैं विस्कस फोर्स हुआ, बट एक्चुअली इसका यहां काम था नहीं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी से काम चल गया और f इक्वल टू एम ए से। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है? फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन में? क्या पूछा गया है? डब्बा इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है एंड जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। बच्चे, जब जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड तो वो कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद कीजिए फ्रिक्शन, ये एंगल थीटा, ये रहा मास m, m का mg, ये रहा नॉर्मल, mg का कंपोनेंट। अब उतना बेसिक पर जाकर हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, mg साइन थीटा, ये रहा mg कॉस थीटा, रो का कौन? फ्रिक्शन। तो बच्चे, इस क्वेश्चन में F इक्वल टू mg साइन थीटा नॉर्मल mg कॉस थीटा डिवाइड कर दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये हो गया म्यू, और ये तो बच्चे को रटना है, ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज।
जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट जस्ट फिसलना स्टार्ट करे, बच्चे ये रट लेना, tan थीटा इक्वल टू म्यू। इसमें थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। ऑब्जेक्ट जस्ट फिसलने की कंडीशन में आ गया, एंगल ऑफ रिपोज। आज की डेट में ये बच्चे को रटा होनी चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पर किस एंगल पर जस्ट खिसकना स्टार्ट होता है? म्यू बराबर tan थीटा। बस डायरेक्ट लगा दो। क्या पूछा गया है? म्यू बताओ, तो डायरेक्ट बच्चे रटा होने चाहिए tan थीटा, एंड थीटा इज 60, tan 60, आंसर tan 60 √3 1.732। तो ये तीसरा क्वेश्चन था एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज याद रखना, इस एंगल पर जस्ट खिसकने की कंडीशन में आएगा, इससे कम एंगल होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और इससे अधिक एंगल तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ध्यान रखना। बहुत जगह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ भाई, तो ध्यान रखना म्यू इक्वल टू tan थीटा, इस थीटा पर जस्ट खिसकने की कंडीशन में इससे कम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और इससे अधिक होगा एंगल तो काइनेटिक हो जाएगा, और इस एंगल पर लिमिटिंग। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बेसिक है परसेंटेज पर। बेटा किसी चैप्टर में भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये होता है बच्चे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। किसी भी चैप्टर में आ गया परसेंटेज चेंज, रियल लाइफ में भी आ गया परसेंटेज चेंज, तो ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो ये फार्मूला, एक आध क्वेश्चन तो बच्चे परसेंटेज का आ ही जाएगा, तो ये रखना किसी भी चैप्टर में आ गया, मेन फार्मूला ये है। अब देखो, मोमेंटम बढ़ा 200% से, तो पूछा गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड। तो बच्चे ये तो आपको रटा भी होता है, k का दूसरा फार्मूला p²/2m, k का दूसरा फार्मूला p²/2m, या p इक्वल टू √2m k। अब इससे सोचना है, ठीक है, इससे एक्चुअली सोचना है। K प्रोपोर्शनल टू p², मोमेंटम बढ़ा 200%। अब आइए, तो K का फार्मूला क्या बना? p²/2m, K प्रोपोर्शनल टू p², यही लगाना है। अब 200 से बढ़ गया, तो 100 था 200 बढ़ा। लोग एक और गलती करते हैं, ध्यान दो, इनिशियल मोमेंटम 100, तो फाइनल मोमेंटम, तो बच्चे मोमेंटम 200% से बढ़ा, 100 था तो 2 से बढ़ा 300 हो गया। लोग गलती करते हैं 200 लेते हैं। तो मोमेंटम जो अब जो फाइनल है वो 200%, मतलब 100 में 200 बढ़ा 300 हो गया। अब ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे काइनेटिक एनर्जी, K प्रोपोर्शनल टू p², तो इसको स्क्वायर करोगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो, ठीक है। ये 4 जीरो, 300 का, या ऐसा करो और सिंपल कर दो, मोमेंटम 100, इनिशियल तो फाइनल 300, 2 जीरो काट दो तो यहां भी काट दो। तो बच्चे अगर इनिशियल मोमेंटम 1 मान लो, इनिशियल मोमेंटम अगर तुम 1 मान लो, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो 3 हो गया। स्क्वायर कर दो, क्योंकि K प्रोपोर्शनल टू p², तो K इनिशियल को अगर 1 मानोगे तो K फाइनल को, इसका स्क्वायर 9। अब लगा दो फार्मूला, परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या था? चेंज किसका निकालना है? K का। K को देखो तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही तो आंसर हुआ। 9 - 1 8, आंसर 800%। तो याद रखना, किसी भी चैप्टर में बच्चे आ जाए क्वेश्चन परसेंटेज चेंज, तो फॉर्मूला चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 ये लगा देना। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। किस चीज का ग्राफ है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये तो सब बच्चे को रटा होता है। वर्क का फार्मूला F.S, तो F × S वर्क का फार्मूला,
तो एफ और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वर्क। बस बच्चे आपको एरिया निकालना है। कहां से कहां निकालना है? जहां से जहां पूछा गया है। पूछा गया है 0 से 25, तो 0 से 25। ये ध्यान रखना, 0 से 15 पूछा जाता तो 15 तक का एरिया निकालना, एकदम अलर्ट रहना कि नहीं सब निकाल देना। 0 से 10 का, तो ध्यान रखना वहां लिमिट क्या दिया हुआ है, जिस लिमिट दिया हुआ है जिस लिमिट तक वहीं तक एरिया निकालना। तो बच्चे एरिया निकालना, अब तो बेसिक मैथ है। एरिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। आइए इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, ठीक है, इसका अलग निकाल दो, तो इतने का एरिया निकालते हैं 1 बाय 1। इस छोटे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 5 है और हाइट 4 है, इसका निकल गया। ये है रेक्टेंगल 5 से 10, तो ये 5 है, ऊपर 4 है, तो ये निकालेंगे 5 इंटू 4। फिर ये देखो, फिर ये छोटे वाले का, ये 5 है, ऊपर 4 है, तो इसका भी 5 इंटू 4। ये छोटा नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का बेस 10 से 15, ये 5 है और हाइट 6 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 5 और हाइट 6। और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 5, 15 से 25, तो बेस 10 का है और हाइट जो है वो 10 का है। अब आइए सबको जोड़ा जाए। बच्चे ये 2 से कट गया, 5 2 जा 10, ये निकल गया 10 छोटे वाले ट्रायंगल का, ये निकल गया 20, 2 का एरिया निकल गया, ये निकल गया 20, तीसरे का एरिया बच्चे 20 है। इसका एरिया देखो, ये कट गया 5 से, तो इसका एरिया 50 है, और ये कट गया 3 से, 5 3 जा 15, इसका एरिया 15 है। सबको बच्चे जोड़ दिया जाए, 10 और 20 कितना हो गया? 30 हो गया, 30 और 20 कितना हो गया? 50 हो गया, 50 50 100 और 115, आंसर 115 जूल। बट ध्यान रखना पूरा एरिया मत निकाल देना वहां, ध्यान रखना किस रेंज में पूछा गया है। ये था नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है? एसएचएम का है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। बहुत बढ़िया, हिलने दो, ठीक है। पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और मैक्सिमम एंगल 90, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये बोला कि ये यहां तक ये हिल रहा है, ठीक है, एंगल 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पर रस्सी कट गया, रस्सी कट गया तो पेंडुलम का क्या होगा? ये एक्चुअली क्वेश्चन एसएचएम में ये है, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है बच्चे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो जहां 0 हुआ तुमने वहीं कट किया। तो ग्रेविटी में अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 छोड़ दो तो रास्ता कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन में बस ये जानने की कोशिश किया है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इस क्वेश्चन को तुम किसी भी चैप्टर का मान लो, एसएचएम का मान लो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मान लो, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके वेलोसिटी हो गया बच्चे 0, और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाए और कोई इसको पकड़े नहीं तो सीधे नीचे, आंसर स्ट्रेट लाइन, और सीधे नीचे आएगा आंसर 3rd। आंसर 3rd। ये था नंबर 6। अब तुम्हारे सामने है नंबर 7। किस चैप्टर का है? किस चैप्टर का है? ये है सर्कुलर मोशन का है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी 20 से 40 पाए हुआ, बहुत बढ़िया, 10 सेकेंड में। तो बोला गया है इस पीरियड में वो कितना एंगल ने कितना रोटेशन घूमा। अच्छा, मतलब रुका नहीं है, 20 से 40 गया 10 सेकेंड में। अच्छा अच्छा, सुनो, तरीका तो बहुत सारे हैं, तुम बेटा ऐसे सुनो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, एक तो तरीका है तुमको अगर एस निकालना हो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट वहां एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है u प्लस वी बाय 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये पढ़ाया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन सबको याद होता है, और दूसरा अगर क्वेश्चन में ए नहीं दिया रहे तो u प्लस वी बाय 2 ये कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस क्वेश्चन में तो यही लगने वाला है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल बाय 2, ये रहा एवरेज, और मल्टीप्लाई कर दो टाइम में। अदरवाइज अल्फा निकालना पड़ जाता, ये लगाते तो ए निकालना पड़ता, ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, लगा दो ये फार्मूला। इनिशियल 20 और फाइनल 40, तो 20 पाई प्लस 40 पाई का 2 हो गया एवरेज, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम बच्चे 10 सेकेंड है, टाइम 10 सेकेंड है, तो लग रहा है तो कि ऐसे ही बन जाएगा। देखे ये कट गया 5 से, 40 20 हो गया 60 पाई, तो 60 पाई इंटू 5। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाउ म्यूटेशन, अच्छा एक मिनट, ठीक चल रहा है। तो थीटा निकल गया बच्चे, हम भी गलती करते करते बचे। 300 पाई क्या निकला? कितने एंगल से घूमा, एंगल पूछा जाता, कितना एंगल घूमा, तो 300 पाई, बट यहां एंगल नहीं, यहां रोटेशन पूछा गया बच्चे। तो एक रोटेशन में कितना घूमता है? 2 पाई, एक रोटेशन में 2 पाई, तो यूज कर दो यूनिटरी मेथड। 2 पाई में कितना रोटेशन? 1 रोटेशन, तो 300 पाई में कितना होगा? तो बच्चे 300 पाई में 2 पाई से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 150। तो मैंने पहले क्या निकाला था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और मैं भी ऑप्शन ढूंढ रहा था किधर है, तो दिखाई नहीं, तो ध्यान है, अच्छा ये एंगल नहीं, नंबर ऑफ रोटेशन पूछा गया है। तो नंबर कितना बार घूमा, तो एक बार घूमने के लिए 2 पाई, तो 300 पाई में कितना घूमेगा? 2 पाई से डिवाइड कर दो, 150। ये था नंबर 7। अब है तुम्हारे सामने नंबर 8। क्या है, किस चैप्टर का है ये भी तो लगता है सिर्फ टिक मारने वाला क्वेश्चन है क्या? यस, एक्सेलरेशन पूछा गया है, डायरेक्ट टिक मारना है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है वही mv स्क्वायर बाय आर, में m हटा दो तो v स्क्वायर बाय आर। एक होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, m हटा दो ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो दो ऑप्शन है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो बच्चे एक और तरीका है, ओमेगा स्क्वायर आर में एक ओमेगा आर और एक ओमेगा, ओमेगा आर क्या हो गया? v इंटू ओमेगा, तो आंसर v इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था डायरेक्ट टिक मारने वाला। अगला भी क्वेश्चन लग रहा है डायरेक्ट टिक मारने वाला है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है। वर्क, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या था? वर्क, तो वर्क आ गया आर, तो ए आ गया आर, बाकी काहे को ढूंढेंगे? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक आर, वर्क एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। थोड़ा और सुन लो, एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप में डिवाइड करते हैं। दूसरा समझो, स्लोप ऑफ वर्क टाइम, तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। तो पावर किससे मैच होगा? स्लोप ऑफ वर्क टाइम, ये हो गया, तो बी का हो गया क्यू। बाकी देख लेंगे बच्चे। तो ये था नंबर 9। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्या ये टिक मारने वाला है, क्या बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है? कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 30। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा सीधा बनता है, इमेज हमेशा सीधा बनता है जब ऑब्जेक्ट सामने हो। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज सीधा बनता है, और लिखा हुआ इमेज का साइड क्वार्टर है, क्वार्टर है मतलब 1/4 है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है। बच्चे मिरर के लिए याद कीजिए m का फॉर्मूला मिरर का क्या क्या था? -v/u, f अपॉन f माइनस यू। एकदम आज की डेट में ये सब फॉर्मूला बच्चे रटा होना चाहिए। ये होता है मिरर का मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब यही लगाना है, यही लगाना है। कौन सा लगाना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट पूछा गया है, u पूछा गया, f दिया हुआ है, ये लगाना है, ये लगाना है। तो आइए लगाया जाए। m का फॉर्मूला ये लगेगा क्योंकि u पूछा गया है, f दिया हुआ है, m दिया हुआ है। क्वार्टर कॉन्वेक्स में सीधा, तो +1/4, +1/4। फोकस कितना है? 30। कॉन्वेक्स मिरर का f होता है बच्चे पॉजिटिव, तो ये लेना है 30 +30, नीचे भी +30 और -u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 30 × 40 120 इक्वल टू 30 - u,
30 माइनस यू, यू इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, माइनस 90 हो गया सॉल्व। माइनस शो कर रहा है, सामने होगा, मैग्नीट्यूड मार दो 90। तो फॉर्मूला बोलना मत, कॉन्वेक्स मिरर का कोई सा मिरर का मैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है? लेंस। लेंस का दिया हुआ है पावर, और क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्वी, अब बच्चे हम यहां ड्राइव नहीं कर रहे हैं, दोनों सरफेस, हाँ रटवा सकते हैं दोबारा हम, दोनों सरफेस कर्व हो और एक अगर प्लेन हो, दोनों कर्व है तो 2 आता है, और दोनों कर्व नहीं हो तो 2 नहीं आता है। आज की डेट में तुमको रटना पड़ेगा, वहां समय नहीं होगा ड्राइव करने का। r/2 म्यू माइनस 1, ये होता तो इसका f r/μ-1, ये निकलेगा इससे f, और पावर चाहिए तो 100/f लेना, अगर f हो सेंटीमीटर में और पावर हो डायप्टर में। तो पहला काम, अच्छा पावर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। r चाहिए, r चाहिए, ठीक है, r चाहिए, r चाहिए, r चाहिए, आहा, और r आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, बहुत बढ़िया, आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो क्या करें, ऐसा करते हैं, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला 100/f लगाते हैं, जब f किस में हो? सेंटीमीटर में। तो मुझे अगर फोकस चाहिए सेंटीमीटर में तो 100/p, p कितना दिया हुआ है? 2, तो पावर आ गया, फोकस आ गया 50 क्या सेंटीमीटर, लगा दिया मैंने p = 1/f, 100/f लगाया एक्चुअली, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर है। ये फोकस हो गया 50। अब इसके पास चलो, फोकस रख दो बच्चे 50, f 50 आ गया, और r अपने को चाहिए, म्यू दिया हुआ है क्या? बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो r/2 म्यू माइनस 1, 1.25 माइनस 1, तो ये 0.25 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 × 200 × 0.25, यही तो r निकल गया 25 सेंटीमीटर। यहां तो आंसर गलत दिखता है। एक बार और चेक कर ले बच्चे, एक बार और चेक कर ले, एक बार और चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लिया जाए। पावर 100/f, तो f 100/p, p कितना है? p से लिया था मैंने, p से लिया था, हाँ p से लिया था 2, तो 100/2 50 हो गया, फोकस हो गया बच्चे 50, दोनों कर्व है तो ये r/2 आएगा, तो r/2 म्यू माइनस 1, बहुत बढ़िया है। 1.25 लिया, बिल्कुल सही है। 1.25 माइनस 1 कितना हो गया? 0.25, और 52 कितना हो गया? 100, r 25 आएगा, r कितना आएगा? 25 आएगा, r 25 आएगा, r 25 आएगा। कैलकुलेशन में तो कहीं गलती नहीं है, इक्वी है। अरे अरे यार, ओहो 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 ओहो, एक गलती मेरे साइड से नहीं बच्चे, मेरे साथ गलती नहीं है। इधर लिखा हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स, और इधर लिखा हुआ है प्लेनो, नाम दोनों अलग अलग है। एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं, इधर है उधर क्वेश्चन अलग अलग है। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा इसका भी चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है समतल वाली है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है। थोड़ा इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं। अगर इसका भी आंसर मांगे तो बच्चे जाएगा बोनस में। आइए, सबसे पहले पावर, वही फार्मूला 100/f, सेंटीमीटर में चाहिए तो f बराबर 100/p, p रहा 2, तो फोकस आ गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और ये वाला लेंस हो तो इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, तो f बराबर r/μ-1, r चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई f μ-1, फोकस निकाल चुके हैं 50, μ-1, म्यू कितना है? 1.25 माइनस 1, 1 हट गया, तो 50 × 0.25, 25 × 5 बच्चे 125, डेसिमल लगा दो 12.5। ये तो ऑप्शन ही, मतलब क्वेश्चन ये यही सही है, इक्वी कॉन्वेक्स, और आंसर तो इसमें तो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर 11 में बच्चे एरर था, उधर वो भी गलत था, और इधर ये। ठीक है, तो एक ये इसमें गड़बड़ था, टाइम लग गया गड़बड़ होने के कारण। चलो
अगला क्वेश्चन, अरे वाह, ये क्वेश्चन तो किसका है? ये क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लग रहा है, फोटोन का। देखो समझो सिंपल तरीके से, पहले ये लगा दो फार्मूला, ध्यान दो, ध्यान दो बच्चे। इनर्जी एम सी स्क्वायर से एम सी इंटू सी, एम सी हो गया मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू ई बाय सी। तुमने फोटोन मारा और टकरा के चिपक गया तो मोमेंटम में चेंज हुआ ई बाय सी का, और ई बाय सी डिवाइड बाय टाइम कर दो, क्यों कर दें? तो मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम क्या होता है? फोर्स का फार्मूला। तो बच्चे बन गया फोर्स का फार्मूला, एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया? पावर। तो फोर्स का फार्मूला पावर अपॉन सी बन गया। फिर से एनर्जी एम सी स्क्वायर एम सी इंटू सी, एम सी को मान लिया मोमेंटम है, तो मोमेंटम इक्वल टू ई सी, ई बाय सी। टकरा के चिपक गया, टकरा के चिपक गया तो मोमेंटम में चेंज ई बाय सी डिवाइड बाय टाइम, मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम क्या होता है बच्चे? फोर्स। तो बन गया बच्चे फोर्स का फार्मूला, बन गया फोर्स का फार्मूला। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? फोर्स का फार्मूला बन गया पावर बाय सी। अब कोई ऑब्जेक्ट हवा में झूल रहा है तो उसके mg को बैलेंस कर रहा होगा फोर्स अप्लाई बाय फोटोन, जिसका फार्मूला पावर बाय सी, जिसका फार्मूला पावर बाय सी। ये बना बच्चे फार्मूला। क्या निकालना है? पावर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पावर इक्वल टू एम जी इंटू सी। ऑब्जेक्ट का मास ढूंढो, 10 ग्राम था तो 10 बाय 1000 SI में कन्वर्ट कर लिया। जी को चलो 10 ही मान लो, और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। जो आंसर 3 से स्टार्ट हो वो टिक मार दो। 3 तो बहुत ही स्टार्ट हो रहा है भाई। तो ये 2 जीरो ये कटा, ये 2 जीरो ये कटा, एक ये कट गया, आंसर 3 इंटू 10 की पावर 7, आंसर ये रहा। तो ये क्वेश्चन था किस चैप्टर का? फोटोन चैप्टर का था। नंबर 13, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, पूछा गया है इस रिएक्शन से कितना एनर्जी रिलीज होगा। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चे? फ्यूजन। फ्यूजन हो या फीजन, दोनों ही कंडीशन में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और ध्यान रखना इस दोनों ही प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है प्रोडक्ट का, मास अधिक होता है रिएक्टेंट का, और बाइंडिंग एनर्जी अधिक किसका होता है? प्रोडक्ट का। क्यों? याद कीजिए, याद कीजिए, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, जो अधिक स्टेबल होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। ठीक है, वैसे इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस रिएक्शन का एनर्जी रिलीज चाहिए तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में तो एक ही हीलियम है, तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम का माइनस, इधर देखो ड्यूट्रॉन, जो 2 ड्यूट्रॉन है तो 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। याद रखना, फीजन हो या फ्यूजन, एटम बॉम्ब हो या हाइड्रोजन, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट का कम। क्यों होता है? उतना समय नहीं बच्चे हुए। तो आइए, प्रोडक्ट है हीलियम, हीलियम का ढूंढो कितना। अच्छे, एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, पर न्यूक्लियन दिया हुआ है और फार्मूले में होता है बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। पर न्यूक्लियंस में न्यूक्लियन काटना है तो पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, इसका पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 1.1। आइए पहले हीलियम के पास आओ। हीलियम सेकेंड वाला है, हीलियम का दिया हुआ है 7, तो प्रोडक्ट हीलियम 7, बट 7 के कितने न्यूक्लियन है? हीलियम के 4 हैं, तो 7 इंटू 4। ध्यान रखना, पर न्यूक्लियन दिया रहे तो ए से जरूर मल्टीप्लाई करना, पर न्यूक्लियन नहीं दिया रहे, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी दिया रहे तो सीधे घटा देना। अब देखो, तो 7 7 7 7 इंटू 4, बहुत बढ़िया। आइए 2, रिएक्टेंट कौन है? ड्यूट्रॉन, कितना दिया हुआ है? 1.1, और ध्यान रखना ये 2 है, नंबर है, और ड्यूट्रॉन का भी तो है, कितना है? 2 है, ये 2। बस अब घटा दो बच्चे, घटा दो, घटा दो। 28 माइनस 2 इंटू 2 4, 4.4। अब तो बच्चे इतने घटा ही देंगे, आंसर आ जाएगा 23.6। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी रहे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मास दिया रहे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी दिया रहे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है? रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, चैप्टर एटम का है। क्या पूछा गया है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका? बाल्मर और, अच्छा उसी का पूछा गया है। ठीक है,
रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है। याद कीजिए बच्चे फार्मूला, जब भी क्वेश्चन आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रॉन के कूदने वाला, तो 1/λ का फार्मूला आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल, ये लगाना है। मुझे वही लैम्डा चाहिए। रिडवर कांस्टेंट हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1। कहाँ से कहाँ कूदेगा, कहाँ से कहाँ कूदेगा, कौन है कौन है कौन है, किधर है, बाल्मर है, तो लाइमन बार में सेकेंड में कूदेगा। और मुझे क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो एनर्जी जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ही कम, तो एनर्जी ज़्यादा जब जम कराओगे इन्फिनिटी से टू, एनर्जी जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ही कम होगा। यहाँ लैम्डा मिनिमम पूछा गया है, तो इन्फिनिटी टू 2, तो फाइनल 2 का स्क्वायर 4, उधर हो गया इन्फिनिटी का 0। बस इसको पलट दो बच्चे, आ गया आंसर 4/r, आंसर सेकंड। ये था नंबर 14 जिसका आंसर था सेकंड। अगला कौन सा क्वेश्चन है? लॉजिक गेट। बोला गया है 0 0 और 0 1 पर क्या मुझे आउटपुट मिलेगा? तो दोनों रख के बच्चे चेक कर लो। एक बार रखो 0 0, एक बार रखेंगे 0 1। आइए यहां रखो 0, यहां रखो 0, ये यहां पहुंचा 0, यहां पहुंचा 0, इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। ये कौन सा गेट है? और जोड़ दो 0 + 0। ये एंड है, मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0। और ये सामने नैंड है, सामने को ये पॉइंट है, नैंड है, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो, 0 × 0 0, उल्टा कर दो 1, तो 1 मिलेगा। तो ये दो तो हट गया, पहला जो इनपुट है उसका 1 मिलेगा, पहला इनपुट है उसका 1 मिलेगा। अब दूसरा इनपुट, तो पहला मिल गया 1, ये दो रेस से बाहर हो गया। अब दूसरा देना है 0 और 1, यहां दिया 0, यहां दिया 1, तो ये पहुंचा 0, ये पहुंचा 1, ये 0 पहुंचा और इधर से 1 आया। और का काम है जोड़ देना, 1 + 0 1 पहुंचा। इसका काम है मल्टीप्लाई करना, 0 × 0 0 मिला। अब 0 × 1 0, उल्टा कर दो 1, तो 1 पहले से भी 1 और दूसरे से भी 1, आंसर 1 × 1, आंसर थर्ड। तो ये था नंबर 15 लॉजिक गेट जिसका आंसर आ गया थर्ड। अगला क्वेश्चन कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिक इफेक्ट्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ Q पर इस तार पर लगने वाला फोर्स अपॉन L। मैग्नेटिक इफेक्ट में बच्चे याद कीजिए, फोर्स अपॉन L का फार्मूला याद तो होगा ही आज की डेट में, μ0/4π 2I1I2/r, यही तो लगाना है। ठीक है, अब बीच वाले तार पर इधर से भी और इधर से भी, याद करो सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्शन इधर से वो अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये करेगा, और अपोजिट तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और माइनस करेंगे। तो आइए, मुझे F/L चाहिए। ठीक है, ऐसा करो, μ0/4π कॉमन ले लो, तो 10⁻⁻7 कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बाकी बचा सिर्फ I1I2/r। तो इस दो तार के बीच लगने वाला और इस दो के बीच लगने वाला, इसका देखो I बड़ा है तो इसको पहले लिखो, तो I1I2 4 × 6, I1I2/r सेपरेशन 1 है, माइनस करो क्योंकि अपोजिट है। इसका I1I2, इसका I1I2 4 × 2 और वही 1 है, बस इसको सॉल्व करना है। 24 - 8, तो 16, कितना हो गया? 16, और 16 × 2 32, आंसर 32 से दिखेगा क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया बच्चे? देख लो फिर से देख लो। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। 2 × 10⁻⁻7, ये बिल्कुल सही है। 24 - 8, 24 - 8 16 होता है, और 16 × 2 32 वाला आंसर होगा, आंसर सेकंड है। इसमें जाएगा करेक्शन, आंसर जो है आपको दिया गया था जो आंसर, वो गलत शायद आंसर है, आंसर सेकंड जाएगा 32। नंबर 17, ध्यान सुनना, भूल गए तो याद कर लेना। अगर दो रेजिस्टेंस हो पैरेलल में,
दो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या सेम होता है? वी सेम। तो आई सेम, आई इनवर्सली है। तो ध्यान ना बच्चे सुनो, लॉजिक भी, शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक भी होता है। वी इक्वल टू आई आर, इन पैरेलल वी कांस्टेंट, आई आर कांस्टेंट, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इनवर्सली है, इनवर्सली डायरेक्टली नहीं है। तो आई वन पूछा जाए तो आर वन नहीं आर टू को ऊपर रखना, इनवर्सली है। डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकमिंग या आउटगोइंग। जब दो रेजिस्टेंस हो पैरेलल में तो ये फार्मूला होता है, जिसमें चाहिए उसको नहीं दूसरे को ऊपर रखना, ये फार्मूला। अब यहां तो तीन तार है सर, तीन का क्या करें? तो ध्यान रखना, जिसमें पूछा गया है बाकी दो को मिलाकर पहले एक बना दो। पूछा गया है इसमें I2, इसमें पूछा गया है तो बाकी दो को मिलाकर एक बना दो पहले। तो बाकी दो है पैरेलल में, फार्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 30 इंटू 10, 30 प्लस 10 40। तो दो को मिला के एक बना दिए, इसका एक जीरो कट गया और ये 30/4 मतलब 15/2 आ गया। अब देखो, जिसमें चाहिए I2 चाहिए, जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरे को ऊपर, और ये दूसरा जो है वो 15/2 है, मीन्स 7.5 है। और क्या है? डिवाइड बाय सम, तो दूसरा ये दो मिलकर बन गया 15/2 और बीच में एक प्लस 15 था, तो नीचे सम 15/2 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय इनकमिंग या आउटगोइंग 1.2। बस अब इसको काटना है बच्चे, अब इसको काटना ही। कैसे काटे सर? तो ऊपर रहा, ऊपर तुम्हारा है 15/2, नीचे ऐड करो 30 और 45/2 इंटू 1.2, ये 2 गया, ये 3 से कट गया और ये काट गया 4 से, आंसर 0.4 थर्ड। तो ध्यान रखना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, जिसमें चाहिए उसको नहीं दूसरे को ऊपर। जिसका लॉजिक क्या है? V बराबर आई आर, इन पैरेलल V कांस्टेंट, आई आर कांस्टेंट, सो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने से फिर पहले याद कीजिए, इंटरफेरेंस लाइट को या साउंड का हो, दोनों के लिए कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन n माइनस हाफ लैम्डा। जहां कंस्ट्रक्टिव हो n लैम्डा मतलब लैम्डा 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 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, जब पाथ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव, और λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 8 9 λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव, मतलब 0.5 वाला हो तो डिस्ट्रक्टिव। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, 6.5, 7.5 डिस्ट्रक्टिव। यहां क्या पूछा गया? यहां क्या पूछा गया? कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 जहां दिखे उसको टिक मार दो, तो ये दिख गया 5.5। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हुआ था, तो ये पूछा जाता है ये कौन सा मिनिमम है? तो 0.5 लैम्डा होता है पहला मिनिमा, 1.5 लैम्डा दूसरा, 3.5 लैम्डा 2.5 तीसरा, 3.5 चौथा और 4.5 पांचवा। मतलब 0.5 हो तो एक कर देना, तो 5 पॉइंट तो एक बढ़ा दो, आंसर 6। तो ये पूछा जाता है ये कौन है? तो ये सिक्स्थ डार्क है। ये क्या है? सिक्स्थ डार्क है। क्वेश्चन यही है ना? ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलो, ये था नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटर। सुनो बच्चे, क्या पूछा गया है? चार्ज बताओ। ध्यान सुनो, ये 3 वाला तो कैपेसिटर से, यहां भी शॉर्टकट थोड़ा तरीका सब सीखना बच्चे। ये 3 वाला तो कैपेसिटर से डायरेक्ट है, तो ध्यान रखना, जो कैपेसिटर डायरेक्ट हो उस पर लगा देना फॉर्मूला डायरेक्ट Q बराबर CV। इस पर चार्ज पूछता तो 3 × 10 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अगर कोई कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्ट है तो डायरेक्ट Q बराबर CV। हाँ, ये डायरेक्ट नहीं है, ये 3 मिलकर डायरेक्ट है, तो बेटा तीनों को मिला दो, क्योंकि पूछा गया है 4 पर, तो जितना 4 पर जाएगा वही तो आगे जाके बटेगा। तो एक तरह से आपसे पूछा गया है ऊपर कितना चार्ज गया, तो बदल दो। पहले एक कैपेसिटर में 5 और 1 पैरेलल में 6 हो गया, और 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मुझे ऊपर वाले पर चार्ज पूछा गया है, ऊपर वाले का निकालो इक्विवेलेंट। 5 और 1 पैरेलल में है, 5 × 1 5 + 1। अरे यार क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूं,
सिट। पैरेलल में तो C1 प्लस C2 प्लस C3, सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये दो तो मिला दो तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। 6 और 4 किस में है सीरीज में, इन सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊपर का निकल गया C इक्विवेलेंट, ऊपर तीनों मिलकर बैटरी से डायरेक्ट है तो डायरेक्ट निकाल दो, चार्ज 10 से कर दो मल्टीप्लाई। ये 6 4 और 10 कट गया, आंसर 24 24 थर्ड। ये था 19, ये था 19। अगला क्वेश्चन 20। तो डायरेक्ट टिक मारना है बच्चे, डायरेक्ट टिक मारना है, डायरेक्ट टिक मारना है। और आज के डेट में बच्चे को याद भी होनी चाहिए। -3 पॉइंट, बच्चे पहले ऑर्बिट में एनर्जी -13.6, दूसरे का -3.4, तीसरे का -1.51, चौथे का -0.85। चार का जरूर याद रखना, बहुत जगह टाइम बचेगा। क्या क्या? -13.6, -3.4, -1.51 और -0.85। -3.4 मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिट में है। और तुमसे पूछा गया है दूसरे ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम बताओ। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला NH/2 पाए, दूसरे ऑर्बिट में N2 रख दो, 2 2 कट गया, आंसर H/π। ये था आंसर 20 का। ये था क्वेश्चन 20। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में जेनर डायोड हट गया है, बट अभी भी मैं समझता हूं आउट ऑफ 45 एक आध क्वेश्चन तो बेसिक जो हट भी गया वहां से क्वेश्चन आएंगे, बट उसके चक्कर में एक्स्ट्रा बहुत मत पढ़ना, बट बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें जेनर का एज सच कोई काम नहीं है, सिंपल सुनना। ये 10 वोल्ट का है, अगर मुझे जेनर के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं भी हो फिर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 है तो ये पैरेलल में है तो ये भी 10 वोल्ट का होगा। इसमें मैं करंट पूछूं, V पता है, R पता है, तो I इक्वल टू V/R। 10/5 2 से कट गया और किलो नीचे आ गया तो ऊपर किलो बन गया मिली एम्पियर। जेनर का बहुत मुझे आइडिया नहीं हो फिर भी अपन ये तो जानते हैं इन पैरेलल V सेम। ये अगर 10 का है तो ये भी 10 का है। I इक्वल टू V/R, किलो नीचे है ऊपर हो गया मिली एम्पियर। अब सुनो, ऐसा जेनर में कोई यूज नहीं है। अब लगाओ किरचॉफ लॉ। ये बैटरी दिया 24, इस लूप में देखो इसने ले लिया 10 तो इसके लिए बच गया 24, सॉरी कितना बच गया 14। इस लूप में देखो 24 दिया इसने, 10 लिया इसने, बचा कितना 14 इसके लिए। अब मैं इसमें करंट पूछूं तो आप बोलोगे 14 किलो, और किलो उधर जाकर बच जाएगा मिली, तो इसमें गया 14 मिली एम्पियर। अब बैटरी ने दिया 14, लगा दो केसीएल, 14 में से उधर गया 10 तो इसमें कितना गया 4। यहां तक सॉल्व हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ा ही जाता है पावर का फार्मूला VI। जब V और I दोनों पता हो, V पता है 10 और I निकाल चुके हैं 4, जो आंसर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया घटाने उठाने में? ओहो, यहां गड़बड़ कर दिया बच्चे। 14 में से इधर 2 गया तो बचा 2। क्या क्या मैं कर रहा हूं, 14 में से यहां से 14 गया, उधर बचा 2 तो इधर बचा 12। ठीक है, तो यहां रहा 12 इंटू 4। अरे क्या क्या हो रहा है? VI करना है, V तो 10 है तो V 10 है और I 12 है। 12 इंटू 10 120। तो एनसीईआरटी में भले ही जेनर हट गया है न्यू एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन को हम 100% ये नहीं मान सकते कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा कोई जेनर का कंसेप्ट था नहीं। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम। जो प्लस सिंपल जो तुमको आता है पर उसको ढूंढो। मुझे तो पता होता है ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप डाउन करना, तो ढूंढो कौन सा वोल्टेज, AC वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर मैच कर गया फर्स्ट से। ट्रांसफार्मर का वर्किंग पता है, ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज को अप डाउन करता है, तो C का आंसर 1, C का आंसर 1, C का आंसर 1। अच्छा, 1 1 दो जगह है, 1 1 दो जगह है, तो और भी कोई ढूंढना पड़ेगा। आइए, रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। हाफ, ये अपने सिलेबस में हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम है, रेक्टिफायर का काम है ये। और ढूंढ लेते हैं, फिल्टर का काम होता है रिपल को
ध्यान दो बच्चे, रेक्टिफायर क्या करता है, ये इस एसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको कंट्रोल करते हैं फिल्टर से, आरसी फिल्टर या एलआर फिल्टर से। तो फिल्टर का काम होता है वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, जो हिल रहा है उसको बोलते हैं रिपल को। तो फिल्टर का काम है रिपल को स्टेबलाइज करना, जो भी रिपल आ रहा है उसको ठीक करना। तो डी का आंसर 3, अब ढूंढ लो आंसर। डी का आंसर 3, डी का आंसर 3 हो गया। ए का आंसर कौन सा था, ए का आंसर कौन सा बच्चे था, ए का आंसर रेक्टिफायर का काम था ये, और ट्रांसफार्मर था सी का था 1, तो C1 तो ये तो होना नहीं है, बस ऊपर ढूंढ लो। C1 1 यहाँ भी है, ठीक है। और डी का 2 और 3 दिया हुआ है, डी का तो एसी कन्वर्ट नहीं होता है, डी का 3, तो फिल्टर का काम डी का 3, डी का 3, आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है। ये था 22। अगला क्वेश्चन 23, मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चे मैग्नेटिक मोमेंट में तो सबको फॉलो याद दिलाऊंगा। मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो पोल स्ट्रेंथ इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। कॉइल का पूछे तो NI, चार्ज पार्टिकल घूमे तो QBR/2, QBR/2, ये 3 होता है मेन बेसिक वाला। अब यहां कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, तो फार्मूला कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चे, फार्मूला NI, ये लगाना है फार्मूला, ठीक है। इसमें शायद इसका भी काम नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखो बच्चे डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये वाला कॉइल इधर है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर जाएगा, ठीक है, और इसका वाला ऊपर जाएगा। ये कॉइल ये है तो उधर है, तो एक ऑप्शन वही होगा जिसमें I भी होगा और ऊपर Y है तो J भी होगा, जिसमें और I और J दोनों रहे, आंसर थर्ड, आंसर थर्ड, I और J, क्योंकि कॉइल ऐसे मुड़ा हुआ है, एक I की ओर है और एक J की ओर है। तो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉक हो तो ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स, क्लॉक हो तो ऑब्जर्वर से अवे, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने है नंबर 14, किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या है। सबसे पहले बोला गया है लाइट एयर में गया T1 सेकेंड में x, बच्चे स्पीड का फार्मूला, वैक्यूम में या एयर में स्पीड का फार्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां बोला गया x गया T1 में, तो ये निकल गया c निकल गया, लिखा हुआ है T1 सेकेंड में x गया और T2 सेकेंड में 2x गया, लेकिन वो मीडियम में गया। मीडियम में वेलोसिटी का सिंबल v दिखाते हैं, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस बार 10x गया T2 में। ये सर क्या क्या निकाल रहे हो, c निकाला v निकाला, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चे डेफिनेशन होता है c/v। तो c/v डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड करोगे x, x कट गया, ऊपर पहुंच गया T2 और नीचे है 10T1। ये क्या निकला बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्यों निकाला, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है 1/μ। अगर शॉर्टकट याद हो, कम अपॉन ज्यादा, तो ये रख दो, म्यू इसको पलट दो, क्योंकि 1/μ चाहिए। तो 10T1 ऊपर और T2 नीचे, आंसर 10T1/T2। इसमें है करेक्शन, आंसर सेकंड, आंसर सेकंड 10T1/T2। ये था 24, ये था 24। अब तुम्हारे सामने है 25। अब तुम्हारे सामने है 25। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल का है। बहुत बढ़िया, बी और एच दिया हुआ है और रिलेटिव परमिटिव म्यू आर पूछा गया है, म्यू आर पूछा गया है, बी और एच दिया हुआ है।
कौन सा फार्मूला लगेगा? अच्छा, देखते बच्चे, देखते कौन सा लगेगा। सबसे पहले तो B बराबर म्यू एच, तो B बाय एच निकल गया म्यू, B में एच से डिवाइड कर दिया जाए। B कितना है? टेस्ला है तो समझना वो B है, और एम्पियर पर मीटर है तो समझना वो H है। ये है H है, कितना है? 1000 है। तो ये निकल गया म्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -3। अब इसका क्या करें? याद कीजिए, याद कीजिए, रिलेटिव क्या होता है? मीडियम का अपॉन वैक्यूम का रिलेटिव। परमिएबिलिटी, मीडियम और वैक्यूम, ये चाहिए मुझे। म्यू मुझे पता है 1.6 10 की पावर -3, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है? याद करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10 की पावर -7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये -7 ऊपर गया तो 7 - 3 10 की पावर 4 हो गया। अब कुछ काटें, अब कुछ काटने का काम। ये कटेगा 4 से, बट ये 0.4 से कटा, ऊपर 0.4 है और नीचे पाई है, और -7 ऊपर गया, 7 में 3 गया 4, 10 की पावर 4, एक जीरो इसको दे दो तो ये हो गया 4 बाय पाई इंटू 10 की पावर 3। तो आंसर पाई 3.4, तो 1 पॉइंट समथिंग दिखेगा और 10 की पावर 3 दिखेगा। हाँ, आ गया। ये 3 हो गया तो 4/3 1.33 आंसर आ गया बच्चे। कौन सा? फर्स्ट। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आज के डेट में, यही क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना बच्चे। B बराबर म्यू एच, म्यू निकल गया, और म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये था 25 था, 26 था, 25 था। अगला क्वेश्चन 26 किसका क्वेश्चन है? डायपोल को घुमा या मैग्नेट को घुमाओ, किसी को घुमाओ। याद कीजिए, वर्क का फॉर्मूला रटना पड़ेगा आज के डेट में। डायपोल को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, वर्क बाय एक्सटर्नल। डायपोल हो तो पीई, मैग्नेट हो तो एमबी, कॉस थीटा इनिशियल कॉस थीटा फाइनल रटना पड़ेगा आज की डेट में। अब लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट। वर्क बाय एक्सटर्नल, एम बी ढूंढो, एम कितना है? एम है 4, बी ढूंढो टेस्ला 5 इंटू 10 की पावर -4, इनिशियल माइनस फाइनल। 30 से 45, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, और कॉस 45 1/√2। बस इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करूं क्या? बहुत क्लोजेस्ट है भाई, बहुत क्लोजेस्ट है। देखूं, 5 4 हो गया 20, एक जी उसका कम कर दो, 2 इंटू 10 की पावर -3। उधर का क्या करें सर? कैसे सिंपल तरीके सॉल्व करें? करो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दो, तो फायदा क्या होगा? √2 हो गया, और 2 भी कॉमन कर दो। ठीक है, ये 5 4 20 का 10 इसको दे दिया, ये हो गया, और नीचे से √2 मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 2 यहाँ 2 भी बाहर आ गया, और 2 कट जाएगा। अंदर क्या बचा? √3 माइनस √4। √3 तो डाटा होता है बच्चों का 1.732, और √2 होता है 1.414। क्लोजेस्ट ले लेंगे, एक 1.7 एक 1.4 ले लेंगे, ये 2 कट गया, तो 10 की पावर -3, 1.7 और 1.4 ही मान लो, तो 1.7 माइनस 1.4 कितना बचा? 0.3 बचा। तो इसके क्लोजेस्ट आंसर ढूंढ लेंगे। 0.3 इंटू 10 की पावर -3, या -4 कर दो तो ये हटा दो, बिल्कुल सही आंसर है, -4 में आएगा। इस 0.3 को 3 बनाओगे तो आंसर ये आ गया। पॉइंट को हटा दो तो नीचे 10 आ गया, ऊपर गया तो चिपक गया इसमें। ये तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला तो सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा सा तकलीफ था, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन, यहां भी कुछ सिलेबस में हट गया, मैंने क्वेश्चन जान के दिया है कि सब बेसिक तो पता होनी चाहिए, बोले एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी ध्यान सुनना। अगर ग्राफ हो
क्योंकि मुझे याद है इसी साल जो लास्ट ईयर जो मणिपुर में एग्जाम हुआ था वहाँ पर सोलार सेल आया था, जबकि एनसीईआरटी में नहीं था, इसलिए कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, अगर ग्राफ ऐसा हो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बच्चे अगर आई और वी का है तो टिक मारना, ये सोलार सेल का ग्राफ है। एलईडी होता है फॉरवर्ड बायस में, ये ग्राफ टिक मारना जब एलईडी का पूछा जाए, ठीक है। और तीसरा है, एक होता है फोटोडायोड का ग्राफ पूछा जाए तो ये टिक मार के आना, और जेनर डायोड का पूछा जाए तो रिवर्स बायस में ये, तो जेनर को यूज किया जाता है रिवर्स में ब्रेकडाउन के बाद, फोटोडायोड को रिवर्स में ब्रेकडाउन के पहले, एलईडी को फॉरवर्ड में, और सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं करते। ये ग्राफ ध्यान रखना। तो ये ग्राफ में अब तुम ही सोचो, ठीक है, किसका होगा? ये जेनर डायोड, ये देखो यहां कांस्टेंट हो गया V, ठीक है, ध्यान रखना। ये था 27। अगला क्वेश्चन 28। अगला क्वेश्चन 28 क्या है, किस चैप्टर का है? एसी का है। ये बोला गया है जो जनरेटर है, ये क्या है? जनरेटर है। बोला गया जो जनरेटर है वो 75 वोल्ट का जनरेटर है, और ये वोल्ट मीटर भी रीड किया 75। तो ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और इसका V सेम हो जाए तो ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है, और रेजोनेंस में ये दोनों बराबर होता है। रेजोनेंस में XL और XC बराबर होता है। क्वेश्चन ये रेजोनेंस का है। जब XL XC बराबर हो तो XL का फार्मूला ओमेगा L और XC का फार्मूला 1/ओमेगा C। पूछा क्या गया है C की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, C को ऊपर ले आओ, दोनों को नीचे ले चले आओ, तो C ऊपर आ गया तो नीचे हो गया ओमेगा L। C पूछा गया है। अब ओमेगा होता है 2 पाई, और यहां ढूंढो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है तो ये F है, 500 है। तो ऐसा करो, इसको लिखो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है 2 पाई, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 का पाई का स्क्वायर ये हो गया, और F का स्क्वायर, F कितना है? 500, तो 500 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार लिख दिया 500, बाकी तो काटना ही है। और एक नीचे का लिखना L ढूंढो, 10 छोटा m है तो मिली हेनरी, तो 10 इंटू मिली 10 की पावर -3। अब इसी को काट के एडजस्ट करना है। अब जल्दीबाजी में अगर तुमको क्लोजेस्ट में आंसर मैच करना हो, देखो पाई स्क्वायर, ये ध्यान रखना, आगे किसी भी क्वेश्चन में पाई स्क्वायर नहीं तो 10 समझ लेना। तो ये पाई स्क्वायर को 10 मान लो, ठीक है। देखो हम क्लोजेस्ट आंसर ढूंढ रहा हूं मैं, पाई स्क्वायर को 10 मान लो तो 1 हो गया ये, ठीक है। 5 और 5 25, 25 इंटू 4 100, ये भी 1 हो गया। तो सब कट करके तो 1 से ही, तो वही टिक मारो जिसमें 1 मिल जाए। ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, 1, ये टिक मार दो, बाकी काटोगे तो यही आ जाएगा। ये था 28। अगला क्वेश्चन 29। क्या है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? EM वेब का है क्या? लग तो रहा है। इंटेंसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना फोर्स। अच्छा, कुछ देर पहले बनाए थे फार्मूला, फोर्स का फार्मूला पावर अपॉन C। हाँ, अब दोबारा क्यों बनाना है? फोर्स का फार्मूला बनाए थे कुछ देर पहले, पावर अपॉन C। जब गिर के वो एब्जॉर्ब हो जाए पूरा, तो इंटेंसिटी, और याद कीजिए इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। तो पावर चाहिए तो इंटेंसिटी इंटू C, तो बन गया फोर्स का फार्मूला, पावर चाहिए इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन C। ये लगाना है। ढूंढो इंटेंसिटी 1400, एरिया ढूंढो 1.5, C ढूंढो। C कहाँ ढूंढे सर? C तो रटना ही पड़ता है, 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कट गया 5 से, 14 5 70, 7 से आंसर स्टार्ट होगा। 7 से 2 स्टार्ट हो रहा है, तो मैच कराना पड़ेगा बच्चे, मैच कराना पड़ेगा कितना से स्टार्ट हो रहा है। ये डेसिमल ये काट दिए 5 से, 14 5 हो गया 17, तो ये ऊपर हो गया 700, ये ऊपर गया 10 की पावर -8, तो ये 7, 2 और कम कर दो, 7 इंटू 10 की पावर -6, आंसर 4th।
ये था 29, ये था 29। अब तुम्हारे सामने है 30। ढूंढो 30 किसका क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट टिक मारने वाला क्वेश्चन है। डी ब्रोगली का, भूलना मत, डी ब्रोगली का लैम्डा का 4 फार्मूला। एच बाय पी रटना पड़ेगा आज की डेट में। एच बाय एम वी, एच बाय अंडर रूट 2m k और एच बाय अंडर रूट के को चार्ज इंटू वी। ये डी ब्रोगली का इसी चार्ज से क्वेश्चन आते हैं। ये डी ब्रोगली का 4 क्वेश्चन यहां पूछा गया है। वोल्टेज बदल रहे हैं तो चौथा फार्मूला, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेटिंग वोल्टेज। बस वोल्टेज को 25 से 100 किए, 4 गुना बढ़ा दिए, तो नीचे 4 रखोगे तो 4 का रूट 2 हो गया, तो 1/2 हाफ हो गया। आंसर सेकंड। डी ब्रोगली का यही मेन 4 वाला फार्मूला है बच्चे, ध्यान रखना। ये था 30। अगला क्वेश्चन 31। क्वेश्चन किसका है? YDSE का है। यस, वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। YDSE है ना? हाँ, 2 स्लिट है तो YDSE है। क्या पूछा गया है? वेवलेंथ पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है? 10th फ्रिंज 5 मिलीमीटर पर है। याद करो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट। बच्चे डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट का फार्मूला n लैम्डा डी बाई डी रटना पड़ेगा। ये किसका डिस्टेंस है? nth ब्राइट का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10th ब्राइट का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10th ब्राइट 5 मिलीमीटर पे, तो ये जो 10th ब्राइट है 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -3। कौन सा 10th ब्राइट? तो 10 रखो। निकालना क्या है? लैम्डा। लैम्डा को कुछ ना करो, ढूंढो पर्दा। पर्दे कितने डिस्टेंस पर पर्दा है वो ढूंढो। 1 मिलीमीटर पर है। 1 मिलीमीटर पर जो पर्दा है वो 1 मिलीमीटर पर ये 1 है। छोटा डी ढूंढो, दोनों स्लिट के बीच का गैप 1 मिलीमीटर है, तो ये रहा 1 मिलीमीटर है, तो -3। वही आंसर होगा। क्रॉस भी जो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से 1 ही है, बाकी 0 क्यों मिलाना है? 5 ही तो आएगा। आंसर फर्स्ट। ये रहा 31 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन किसका है? कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर का? 2 कैपेसिटर है, दोनों को जोड़ दिया गया, फाइनल चार्ज पूछा गया है। बच्चे याद कीजिए, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला तो रटा होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब प्लस को प्लस के साथ जोड़ा गया, माइनस को माइनस के साथ जोड़ा गया। यहां पर देखो क्या बोला गया है। बी और सी को जोड़ा गया, बी और सी को यहां जोड़ोगे, यहां बोला गया बी और सी को जोड़ो, तो ये बी और सी जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस के साथ जुड़ा रहे, तो फार्मूला C1 V1 माइनस C2 V2 ये लगाना फार्मूला। प्लस प्लस के साथ रहे तो प्लस लेना। अब C1 V1 किसको लें? जिसका C और V बड़ा हो। तो 15 2 30 ये बड़ा है, तो रखो 15 2 जा 30, 20 इंटू 1 20, नीचे C को ऐड कर दो, C को ऐड कर दो, 2 + 1 3, 30 - 20 10/3 कॉमन पोटेंशियल। कॉमन मतलब दोनों का पोटेंशियल 10/3 है। Q का फॉर्मूला CV। जब मुझे V पता है, कॉमन बोलो या इसको बोलो फाइनल पोटेंशियल, तो मुझे फाइनल चार्ज चाहिए। फार्मूला Q बराबर CV। जिसका चार्ज चाहिए उसका C लो। किस पर पूछा गया है? 1 पर, तो 1 का C लो, बाकी पावर से मैच कर लेना। और V वहां से 10/3 जहां दिख जाए 10/3 उसको टिक मार दो। आंसर सेकेंड। तो ध्यान रखना, प्लस प्लस के साथ तो प्लस होगा, प्लस माइनस के साथ तो माइनस होगा। कुछ नहीं बोला गया है किसको किससे जोड़े तो प्लस लेना। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है। क्या है? तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? बैटरी का वोल्टेज और आई दिया हुआ है। रजिस्टिविटी पूछा गया है, रो निकालना है। कैसे निकलेगा रो? तो सबसे पहले V बराबर IR से R निकल जाएगा, बहुत बढ़िया है। और R का फार्मूला, हाँ सही है बच्चे, देखो R का फार्मूला क्या होता है? रो पूछा गया है, और V बराबर IR से R को लिख सकते हैं V/I। बस, तो 2 फार्मूले का मिक्सचर था ये। रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू। बैटरी का वोल्टेज 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है। I क्या है? 4 है। उधर चलो रो, तार की लंबाई ढूंढो, तार की लंबाई ढूंढो, लंबाई ढूंढो, कहाँ है भाई?
किधर है तार लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो बदल दो मीटर में 50/100। और नीचे एरिया रखो, एरिया ढूंढो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर बदलो 10 की पावर मिलीमीटर होता है -3 स्क्वायर -6। बस अब तुम्हारा काम, अब तुम्हारा काम, अब मेरा काम। अब क्या करूं, ये इसको नीचे लाओगे, ठीक है, या सीधे बच्चे ये 2 से कट गया, ये 5 × 2 10 हो गया, आंसर 1 से स्टार्ट होगा भाई, सेकंड, यही है ना? हाँ सेकंड होगा। मैं पूरा मैच करके दिखा दूं, देखो ये 2 हो गया, ये -4 ऊपर गया, तो ये -4 ऊपर गया, और ये 50 नीचे ले आओ तो ये 100 हो गया, ये ऊपर गया तो -6, आंसर सेकंड, आंसर सेकंड। इसमें भी आंसर में करेक्शन है बच्चे, आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन 34 किस चैप्टर का है? फोटो नहीं, किसका है ये? हाँ, फोटोफेट मान लो या डायोड मान लो, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। देखो फोटो इफेक्ट में लैम्डा का शॉर्टकट फार्मूला 12400 डिवाइड बाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहे तो लैम्डा निकलता है एंगस्ट्रॉम में, तो शॉर्टकट फार्मूला लगाना है 12400। तो लैम्डा चाहिए मुझे एंगस्ट्रॉम में, तो 12400 और एनर्जी रहे 1.4। बस बच्चे काट दो, तो 1.4 ये गया, ये काट दिया 7 से, ये काट दिया 6 3 3 0, ये आ गया तुम्हारा 9 से कट गया ना, ये कट गया 9 से, तो 9000। तो ये 9000 एक क्रिटिकल है। अब 9000 से लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा तो होगा, तो 9000 ये क्रिटिकल है, तो इट कैन। अब देखो ये मेरा शॉर्टकट फार्मूला था, इसलिए मतलब ना सर 9 तो 9 टिक मार दो, ठीक है। ये एक्चुअली तो एग्जैक्ट फार्मूला होता है 1 2 3 7 5, तो ये एग्जैक्ट होता है 1 2 3 7 5 होता है। तो अगर एग्जैक्ट बात करो तो ये 9000 थोड़ा सा कम आएगा, तो 9000 एग्जैक्ट नेगेटिव थोड़ा सा कम आएगा, तो इससे कम वाला ढूंढो ये। तो ये क्यों मारना है बच्चे? अगर लैम्डा उससे कम जितना हो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है, सुनो फिर से क्वेश्चन समझो। सुनो क्वेश्चन क्या है कि डायोड में ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे बैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कुदाना है, तो यहाँ फोटोन दिया मैंने, फोटोन दिया, तो इस फोटोन का जो मैंने निकाला था 9000 से थोड़ा सा कम आएगा। अब लैम्डा चाहे तुम जितना कम कर दोगे एनर्जी बढ़ते जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ जंप करा दिया, तो आंसर 9000 से कम वाला ये 8000, उससे और कोई कम है ही नहीं। अरे उससे कम तो और भी है क्या? नैनोमीटर तो और भी कम है। रुक जाओ 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 रुक जाओ, अपना आया 8000 एंगस्ट्रॉम, तो नैनोमीटर में कितना आता? 800, नहीं ये नहीं होगा। देखो 8000 एंगस्ट्रॉम बदलोगे नैनोमीटर में तो एक जीरो कम कर दो, तो 800 नैनोमीटर होता। ये नहीं है ना, यही है ना। गड़बड़ तो नहीं किया बच्चे? गड़बड़ तो नहीं किया? चेक कर लूँ मैं। आंसर जो होगा उससे 8000, तो 8000 से वो नैनोमीटर था, नैनो बड़ा होगा बच्चे, नैनो एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है, तो लैम्डा बड़ा हो गया तो एनर्जी कम हो गया, इससे होगा ही नहीं। ये था 34। देखो 45 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ना, इतना सुना सर फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा 45 क्वेश्चन वन शॉट में। क्या है क्वेश्चन? किसका है? सोलेनॉइड। क्या निकालना है? एल निकालना है। मैंने तो या एनसीईआरटी में जो एल का फार्मूला हम लोग ड्राइव करके जो रटते हैं, दोनों याद दिलाता हूं। म्यूचुअल का फार्मूला, म्यूचुअल में होता है म्यू नॉट म्यू आर, एन प्राइमरी एन सेकेंडरी ए स्क्वायर इंटू एल। ये म्यूचुअल का फार्मूला रटना पड़ेगा आज की डेट में। और एल में एन एन को चिपका दोगे, एन एन सेम होता है, एन स्क्वायर हो जाता है, तो म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। जहां छोटा एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये लगना है फार्मूला। अब सुनो,
यहां पर नंबर ऑफ टर्न ही दिया हुआ है, पर यूनिट लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना, ध्यान सुनो, L से मल्टीप्लाई कर दो और L से डिवाइड कर देना। इसका फायदा क्या होगा बच्चे, छोटा n होता है n/l, तो बड़ा n को लिख पाओगे छोटा l, और ये होता है नंबर ऑफ टर्न। तो ये अब देखो, ये n स्क्वायर l स्क्वायर मिलकर बन गया बड़ा n स्क्वायर। तो फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर बड़ा n स्क्वायर डिवाइड बाय l इंटू एरिया, ये लगना है। अब रखो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया रहे तो 1 ले लेते हैं, मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है एयर को, और एयर है तो 1 हो गया। नंबर ऑफ टर्न ढूंढो, 1200 है, 1200 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लेंगे बाद में स्क्वायर। और कौन है, एरिया, एरिया ढूंढो, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर है तो -4 डिवाइड बाय लंबाई, लंबाई ढूंढो, लंबाई ढूंढो, लंबाई कहीं है कि नहीं है, 48 पाई सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है तो 48 पाई सेंटीमीटर है तो -3। अब इसको कैसे काटे सर, कट तो गया, ये पाई पाई कट जाएगा बड़ा बढ़िया से, पाई पाई कट गया, ये कट गया 12 से, सब तो कट ही रहा है, ये 12 से कट गया और एक 12 आउट कट गया। अब स्लो अपना काम हो गया, एक 12 जैसे कटा, अब 12 का स्क्वायर तो हर बच्चे को याद होता है 144, तो जहां 144 देखे टिक मार दो, एक ही तो दिख रहा है। बाकी डेसिमल से मत देखो, जब सामने सभी ऑप्शन अलग अलग हो तो काहे को मिलाना है पावर, सब कौन कहां है। अगला क्वेश्चन 36 क्या है, किसका क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशन लेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस, तो ये तो दो क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस वाला है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों के, सर ये तो ठीक है डायमेंशन लेस है तो 1 है तो दोनों भी सेम हो गया, और तो देखना पड़ेगा। तो ये दो तो डायमेंशन लेस हो गया या बुल से दोनों का सेम है, और का भी चेक कर लो, एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले सी के एनर्जी, अच्छा यंग्स मॉडुलस का चेक कर दो मुझे, तो यंग्स मॉडुलस का चेक करने दो। यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस, उसको हटाई दो, डेल्टा L/L तो कट ही गया, इसको कोई काम ही नहीं है। फोर्स अपॉन एरिया, अब देखो क्या कर रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डिस्प्लेसमेंट से, बोथ साइड, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर हो गया वर्क और वर्क हो गया एनर्जी, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो यंग्स मॉडुलस भी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो यंग्स मॉडुलस भी एनर्जी डेंसिटी, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ए और डी, आंसर फर्स्ट। अगर ए और डी भी मैच नहीं करता तो भाई मैच नहीं करता तो हम बी और सी टिक मारते अगर ऑप्शन में होता तो, क्यों, ये दोनों डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस मतलब दोनों m0 है, L0 T0 है, बट यहां बोला गया सेम डायमेंशन जो भी है, तो ऑप्शन मिल गया तो क्या दिक्कत है। आइए अगला 37 किसका है, किसका है, वर्नियर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वर्नियर का कंसेप्ट क्या होता है पहले सुन लो। वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट का फार्मूला, तो पहले मुझे थोड़ा सा दिला दो फार्मूला। मैं पहले वर्नियर का लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट का फार्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब मेन वाले स्केल के दो लाइन के बीच का गैप, वर्नियर के दो लाइन के बीच के गैप को बोलते हैं लिस्ट काउंट, या इसका एक नाम और है वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रीडिंग कितना है, तो फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग। पहले रटो बच्चे फार्मूला, फिर समझाते हैं। लिस्ट काउंट का फार्मूला 1 MSD - 1 VSD। रीडिंग कितना रीड करेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग। अब आइए पढ़ा क्वेश्चन क्या है, बोला गया है
1 MSD 1 मिलीमीटर का है, बहुत बढ़िया है। और आगे पढ़ो, 9 MSD बराबर है 10 VSD। तो 9 MSD बोला गया है 10 VSD के बराबर है, बहुत बढ़िया। और 1 MSD 1 मिलीमीटर का है, तो ये है 1 मिलीमीटर का, तो उधर 10 VSD, तो VSD हो गया 9/10 मिलीमीटर। अब लगा फॉर्मूला लीस्ट काउंट MSD माइनस VSD, तो 1 MSD 1 मिलीमीटर और 1 VSD 9/10 मिलीमीटर। इसको जब घटाओ बच्चे 10 माइनस 9 1 हो गया, तो यह आ गया 1/10 मिलीमीटर। ये क्या निकला? लीस्ट काउंट। ये क्या निकला? लीस्ट काउंट। अब लगा ये फार्मूला, रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मेन स्केल पढ़ो कितना रीड किया, मेन स्केल कितना रीड किया बच्चे? मेन स्केल 6.4 सेंटीमीटर है, 6.4 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल 6.4 सेंटीमीटर है और आंसर सेंटीमीटर में, बहुत बढ़िया। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब लीस्ट काउंट कितना निकला है? 1/10 मिलीमीटर है, तो 1/10 मिलीमीटर है। और वर्नियर कितना रीड किया बच्चे? वर्नियर 8th रीड किया, तो ये 8, बट ये मिलीमीटर है, कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उधर हो गया 0.08, आंसर 6.48। ध्यान रखना आंसर सेंटीमीटर में है और लिस्ट काउंट निकला मिलीमीटर में, तो उसको बदलना पड़ा सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 0.08, ऐड कर दिए। ठीक है, ये था 37। अगला क्वेश्चन 38। ये तो क्वेश्चन आसान है, लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिख के बच्चे सॉल्व कर ही देंगे। चलो फिर भी मैं सॉल्व कर दूं, शॉर्टकट तरीका भी है, बट चलो एक सॉल्व करता हूं बच्चे। इसको लंबी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसमें टेंशन T1 है, ये T2 है, ये T2 है, शॉर्टकट मैं यूज नहीं कर रहा हूं। ये भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये हल्का वाला ऊपर जाएगा। 5 का इक्वेशन हम लंबी तरीके से कर रहे हैं बच्चे, शॉर्टकट्स नहीं कर रहे हैं। 5 गया नीचे तो 5G माइनस T बराबर T2 बराबर 5A। 3 वाला ऊपर गया, 3 वाले से 2 रस्सी है, T2 और T1, तो T2 माइनस T1 और 3 वाले का वेट 3G किसके बराबर? 3A। ये भी ऊपर गया, ऊपर कौन गया? T1, तो T1 माइनस 1G बराबर 1A। तीनों को बच्चे जब ऐड किया जाए तो ये T1 कट गया, T2 कट गया, 5 माइनस 4 हो गया 1G बराबर 5 3 8 और 1 9A। तो A निकल गया, G/9 A होता तो ये टिक मार देते। A तो पूछा ही नहीं गया है। क्या पूछा गया है? A और B वाली रस्सी में टेंशन T1 चाहिए, तो इसके पास जाओ, तो T1 माइनस 1G बराबर 1A, A यहाँ से G/9 उधर ले जाके ऐड कर दो, तो T1 बराबर G प्लस G/9, 9 प्लस 1 आंसर 10G/9, आंसर 4। शॉर्टकट भी लगाया जा सकता था, बट सॉल्व कर दिया मैंने इक्वेशन से। हाँ 38, 7 क्वेश्चन और है भाई। सॉल्व करते करते तो मेरा मन भर गया बच्चे, लेकिन बनाना है सब एक बार में। आहा, चलो। एक हाइपोथेटिकल थर्मोमीटर है। पहले सुनो फार्मूला क्या होता है बेटा। थर्मोमीटर का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दो, फार्मूला स्केल, जो भी स्केल तुमको बनाना हो, माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट होता है कांस्टेंट। ये स्केल का फार्मूला होता है, स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट। अब यहां बोला गया एक ऐसा स्केल है जो
5 रीड किया, स्केल ने 5 रीड किया, ठीक है। इस स्केल का आइस अरे यार क्या मैं कर रहा हूं, रुक जा, फिर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, रुको। बोला गया बच्चे इस स्केल ने, ठीक है, रीड किया 52, नहीं 52 सेल्सियस क्यों लिख दिया, हाँ ठीक है ना, इसने रीड किया 52, बहुत बढ़िया है। इस स्केल का आइस पॉइंट है 5, उसी स्केल का स्टीम पॉइंट है 99, 99 माइनस 5 इक्वल, अब किसका पूछा गया है बताओ, फ़ारेनहाइट में, तो ये रखा स्केल फ़ारेनहाइट, माइनस रटना पड़ेगा बच्चे, फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट 32 और स्टीम पॉइंट 212, तो यहां पर 32 F में और 212 माइनस 32, बस इसको सॉल्व करना है। 52 में से 5 गया बच्चे तो 47, नीचे 5 गया 94, उधर चलो F माइनस 32 घटाओगे नीचे कितना आ गया 180, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बच्चे, कुछ गड़बड़ तो, हाँ गड़बड़ कर दिया बच्चे, गड़बड़ कर दिया, 212 में से 32 गलत घटा दिया, नहीं तो इस सही है, 99 है ना, 99 थर्मामीटर रीड्स 5 इन मेल्टिंग आइस एंड 92 एट स्टीम, 99 है ना, हाँ ठीक है। अब क्या करें भाई, हाँ आ तो गया वैसे, कैसे बेटा, ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया और ये कट गया 90 से, इसको यहाँ ले आओ, 90 बराबर F माइनस 32, F चाहिए उधर ले जाओ, 90 प्लस 32 1 2 2, आंसर सेकंड थर्ड। तो याद रखना स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कांस्टेंट, और F में याद करना 32 और 212, C में तो पता ही होता है 0 और 100, K में पता ही होता है 273 और 373। ये था 39। अगला क्वेश्चन 40 6 क्वेश्चन बच्चे और बचा, क्या है क्वेश्चन बच्चे पढ़ो। एक बर्तन में 8 ग्राम ऑक्सीजन है, प्रेशर P है, टेम्परेचर इतना है, होल कर दिए, ऑक्सीजन बाहर निकला, कितना ऑक्सीजन बाहर निकले, प्रेशर चेंज हो गया। इस क्वेश्चन में क्या नहीं बदला, वॉल्यूम, जिस डब्बे में तुमने छेद किया उस डब्बे का वॉल्यूम नहीं बदला। तो याद कीजिए इक्वेशन PV बराबर nRT, तो V बराबर nRT बाई P, V है कांस्टेंट, तो मतलब इस क्वेश्चन में लगना है कौन सा फार्मूला, NT बाई P कांस्टेंट। डब्बे में छेद किया, गैस बाहर निकला, T बदला, P बदला, क्या नहीं बदला, डब्बे का वॉल्यूम नहीं बदला, तो V को कांस्टेंट, तो LHS कांस्टेंट, तो RHS कांस्टेंट, तो लगना फार्मूला ये है। अब कैसे लगेगा सर ये, तो N इनिशियल, T इनिशियल, P इनिशियल, उधर चलो N फाइनल, T फाइनल, P फाइनल, बस सॉल्व करो। इनिशियली कितना है 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम को मोल कन्वर्ट कर लो बच्चे, तो मान लो रे, अरे नंबर ऑफ मोल भी क्या होता है, मास अपॉन कैपिटल M, तो M ही बदल रहा है क्वेश्चन में एक्चुअली, ठीक है। तो इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो M यहाँ भी लोगे 32, उधर भी 32 कट ही जाएगा, तो N को 8 मान लो, 8, तो ये मैं समझना सही नंबर ऑफ मोल है या ग्राम है, 32 डिवाइड किया तो यहाँ भी 32, यहाँ भी 32 कट गया, 8। इनिशियल टेम्परेचर 400, अरे क्या है इतनी गड़बड़ में क्यों कर दे रहा हूँ। इनिशियल क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 400 है, बहुत बढ़िया। इनिशियल प्रेशर P है, ये भी बहुत बढ़िया है। मुझे फाइनल चाहिए, फाइनल टेम्परेचर ढूंढो, 200 हो गया, और प्रेशर ढूंढो फाइनल वाला, फाइनल प्रेशर ढूंढो, P/4 हो गया, तो ये P और 4 पहुंच गया ऊपर, P कट गया,
4 2 800, 800 और ये 800 कट गया, तो फाइनल निकल गया 4। मतलब पहले था 8, अब बचा 4, तो निकला कितना 4, बचा कितना 4, 4 ही टिक मार दो। अरे 4, हाँ इसमें तो गड़बड़ आंसर है, 4 ग्राम। एक बार चेक कर लो बच्चे, एक बार चेक कर लो। फिर सुनो, यहां पर पी भी बराबर एन आर टी की जगह में, चलो मैं लिख दिया मास बाय एम आर टी। क्वेश्चन में क्या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला बना एम टी बाई पी बराबर कांस्टेंट। एक बार और चेक कर लेते हैं बच्चे, कहीं मैंने गलती कर दिया होगा तो। एम इनिशियल, टी इनिशियल या पी इनिशियल, उधर से एम फाइनल, टी फाइनल और पी फाइनल। ये किसका है, सिस्टम का, जो निकला वो नहीं है। स्टार्टिंग में मास कितना था, 8 ग्राम। ये बार चेक कर लिया जाए। स्टार्टिंग का टेम्परेचर 400, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग का प्रेशर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, किधर है, पी है। मास फाइनल जो बचा है मास, टी फाइनल 200 है, बहुत बढ़िया। और प्रेशर फाइनल सही चल रहा है ना बच्चे, हाँ सही चल रहा है सर, सही चल रहा है, गलत क्या है, सब बढ़िया चल रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। तो नीचे प्रेशर कितना हो गया, P/4, तो P रखा तो 4 पहुंच गया ऊपर। अब ये P और P कट गया, ये 800, तो ये 8 और 0, 8 और ये काट दिए, ये कटा बच्चे। तो M फाइनल अपना तो आंसर अच्छा, तो M फाइनल आ गया 4 ग्राम। पहले था 8 ग्राम, तो 4 निकल गया, तो 4 बचा है। आंसर ये 2 नहीं, आंसर 4 ग्राम। ये बात चेक कर लिए, बहुत है, सही है। और क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 8 ग्राम था, 4 ग्राम बचा है, तो 4 निकला, 4 बचा। अब कहाँ तक पहुंच गए, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मैच द कॉलम। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है वो रहा। लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन है ना। तो फोर्थ का आंसर सी, फोर्थ का सी 2 जगह है। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, और आइसोलेटेड में एनर्जी और हीट दोनों एक्सचेंज नहीं होता है। तो आइसोलेटेड, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ये तो सेकंड का हो गया बी, सेकंड का बी तो एक ही है आंसर, सेकंड का बी। तो सेकंड का बी हो गया, थर्ड का ए हो गया, फोर्थ का सी हो गया, फोर्थ का सी एनर्जी, फर्स्ट लॉ। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो आइसोलेटेड जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं हो, ये था बच्चे 41। अब तुम्हारे सामने है 42। क्या है, 2 तार ए और बी है, सेम मटेरियल का है। ए का डायमीटर डबल है बी से और लेंथ ट्रिपल है, इलास्टिक लिमिट के अंदर खींचे गए हैं, तो सेम फोर्स भी है, तो रेशियो ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो इसको ऐसा दिखाने तरीका, एनर्जी स्प्रिंग को खींचते हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एनर्जी रेशियो का पूछा गया है, और एफ लिखा हुआ है, सेम है, ये लिखा हुआ है ना, ढूंढो क्या लिखा हुआ है ना, सेम टेंशन है। तो ऐसा करो, इसको लिख दिया मैंने के एक्स x/2, और ये फोर्स क्या है, सेम है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है, चेंजिंग लेंथ। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, चेंजिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, तो चेंज इन लेंथ के प्रोपोर्शनल है एनर्जी। एनर्जी जो है वो चेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्स क्या है, सेम है, फोर्स क्या है, सेम है। फिर से समझो, एनर्जी, फिर से समझो बच्चे, बीच में नेटवर्क चला जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आइए,
एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर को के एक्स इंटू एक्स लिखा, फोर्स लिखा हुआ है सेम, तो इसको कांस्टेंट हटा दो, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स क्या है चेंजिंग लेंथ। अब चलो इलास्टिसिटी के पास, y का फार्मूला F बाय ए डेल्टा एल बाय एल, तो यहां से अगर डेल्टा एल लाए, यहां से भी सॉल्व कर सकते थे क्या? हाँ यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, बिना उस फार्मूले से भी सॉल्व, चलो सॉल्व करते कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एल, यहाँ से डेल्टा एल वाई ए एल बाय एफ, ठीक है। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स और लिखा हुआ है एफ सेम है और मटेरियल सेम है, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू ए एल, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू लंबाई, यही है ना बस। अब देखें क्या क्या पूछा गया, ए और बी का, तो ए का और एनर्जी बी का, और देख लेंगे। तो एरिया का रेशियो ढूंढो बच्चे, एरिया का रेशियो ढूंढो, ए का तो एरिया इधर ए का, नीचे एरिया बी का, एक बार और चेक कर लेंगे, लंबाई ए का और लंबाई बी का। एरिया का रेशियो क्या लिखा हुआ है, ए हैज़ ट्वाइस द डायमीटर, तो डायमीटर अगर डबल है तो एरिया होगा 4 टाइम्स, डायमीटर डबल तो एरिया होगा 4 टाइम्स, तो एरिया हो गया 4 टाइम्स, तो 4/1। और लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ढूंढो 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी। ये बार और कुछ गड़बड़ हो गया बच्चे, कुछ इसमें दूसरे तरीके से देखूं क्या। देख तेरे को कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर हम सिर्फ प्योर इलास्टिसिटी पर जाएं तो स्ट्रेस इंटू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है एनर्जी वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। देखो बच्चे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम फार्मूला अगर हम प्योर इलास्टिसिटी से एक बार सोच लें तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अगर हम इससे सोचें, ठीक है, तो ये एनर्जी वॉल्यूम, बात वही हो जाएगा। देखते करो, वॉल्यूम वहाँ चला गया, वॉल्यूम वहाँ चला गया, ठीक है, और रुक जाओ रुक जाओ, पूछा गया है ए और बी में एनर्जी का रेशियो, बी, और थोड़ा सा यहाँ सही कर दो, पढ़ दो बच्चे। लिखा हुआ है ए का डायमीटर डबल है, ए हैज़ अ ट्वाइस द डायमीटर, तो डायमीटर डबल है, तो ए का अगर एरिया, ए का एरिया और बी का एरिया, बी का एरिया अगर मान लो ए है, तो ए का एरिया डायमीटर डबल है, तो एरिया 4 टाइम्स है, तो ए का एरिया निकल गया है। और क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ बी, तो लंबाई ए का अगर बी की लंबाई अगर एल है तो ए की लंबाई 3L है, यही है ना बच्चे। एक बार है ना, अच्छे से एक बार देख लिया जाए, एक बार हमसे गलती हो गई है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ए का एरिया और बी का एरिया डायमीटर डबल है, तो एरिया 4 टाइम्स, बी का एरिया ए है तो ए का एरिया 4A है। लंबाई ए का और लंबाई बी का लंबाई ए है तो ए का है 3L, यही दिया हुआ है ना। ए हैज़ द ट्वाइस द डायमीटर एंड थ्राइस द लेंथ ऑफ बी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस्ड बाय सेम टेंशन, तो एफ दिया हुआ है सेम। रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आएगा तो उससे भी आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर से भी आएगा, ऐसा कुछ उससे नहीं आएगा, आएगा सबसे आएगा, आएगा तो सबसे आएगा, ऐसा थोड़ी कि एक से आएगा एक से नहीं आएगा, आएगा तो सबसे आएगा, ठीक है। फिर भी एक बार लगाते दूसरा तरीका, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस होता है एफ बाय हाफ इंटू स्ट्रेस बाय, घूम के तो वही पहुंच जाएगा बस। चलो फिर भी स्ट्रेन, और मुझे स्ट्रेन को अच्छा हाँ, स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा बच्चे, एक वहाँ गलती हो गया था, स्ट्रेन सेम थोड़ी बोला गया था, स्ट्रेन मुझे नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा करो, रुको रुको रुको,
उससे भी तो बढ़ ही जाएगा। देखो देखो क्या कर रहे हैं हम, ये हम करने जा रहे हैं y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन y। तो एनर्जी थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है, छोटा कर लेंगे स्ट्रेस, और इसको लिखा स्ट्रेस अपॉन y, तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y। ये मेथड लंबा हो जाएगा। फिर वॉल्यूम वहां गया तो a इंटू एल निकल गया, ठीक है। अब देखो अपना काम होगा, देखो अपना काम घूम करके वही पहुंचेगा, तो वही एनर्जी पूछा गया है तो हाफ तो कांस्टेंट हट जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर का मतलब एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, घूम के तो वही पहुंचेगा, तो मैं श्योर हूँ। फिर भी एक बार कर लो तसल्ली के लिए, मटेरियल सेम है तो नीचे वाई है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पहुँचा तो वॉल्यूम यहाँ पहुँचा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लंबाई, तो ए स्क्वायर और एल स्क्वायर, नहीं वॉल्यूम पहुँचा तो ए इंटू एल, स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ए इंटू एल। तो देखो घूम के वहीं पहुँचेगा, घूम के वहीं पहुँचेगा, नहीं घूम के वो नहीं पहुँचा। 4 सेम हटा दो, 2 सेम हटा दो, y सेम हटा दो, और a कट गया, ऊपर l और नीचे एरिया आया, ऊपर l और नीचे एरिया आया। तो सब कट होने के बाद, सब कट होने के बाद एनर्जी प्रोपोर्शनल टू l अपॉन ए, ये आया। तो सर उस फॉर्मूले से क्यों नहीं आया था आपका हाफ के एक्स स्क्वायर से, और चेक कर लो उससे क्यों नहीं आया, उससे ये बनेगा। चलो को पहले इसको आंसर ला दो मैं, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, तो एनर्जी का रेशियो पूछा गया है यू ए बाय यू बी, ठीक है। तो बी एल बाय, तो बी की लंबाई एल है और बी का एरिया ए है, तो ऊपर चलो ए की लंबाई 3 टाइम्स है तो 3l, और एरिया कितना था 4 टाइम्स था तो 4a, तो कट होके आंसर 3/4 आ गया। इस तरीके से हाफ के एक्स स्क्वायर से भी लाने की आएगा, सबसे आएगा, रुक जाओ उससे भी आएगा। एनर्जी इन स्प्रिंग का फॉर्मूला रटते हैं हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स इंटू एक्स, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, वहाँ क्या था एल बाई ए आया था, तो यहाँ भी आएगा, सब जगह आएगा, तो सब जगह आएगा भाई। फोर्स सेम है तो मैंने फोर्स को छोड़ दिया के एक्स को, एक्स क्या निकला डेल्टा एक्स, एक्स क्या चेंजिंग लेंथ है, तो वाई का फार्मूला एफ बाई ए, इसमें और कुछ सेम था क्या, तो एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल नीचे और एल है ऊपर, ठीक है, ये एल है ऊपर, तो हाँ सही तो था। तो देखो यहाँ से बच्चे y सेम f सेम, तो डेल्टा एल ऊपर ले आओ, तो डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए आ गया, वही गलती हो गया था, ठीक है। डेल्टा एल ऊपर आ गया तो एल बाय एफ सेम y सेम, तो यहाँ भी सेम हो गया, तो u प्रोपोर्शनल टू, तरीका कोई सा लगाओगे एल बाय ए, आप तो बना लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा हो गया था, तो हो गया था, तो हो गया था, बन गया आंसर। अगला क्वेश्चन 43, 8 ड्रॉप मिले, बेटा ड्रॉप मिलता है तो क्या कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो 8 ड्रॉप मिला तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, बना एक बड़ा ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यू। इससे क्या हो गया सर, 4/3 कट गया, 1/3 लगा तो बोथ साइड, तो 8 का 1/3 2r, तो बड़े ड्रॉप की रेडियस डबल हो गया, बड़े ड्रॉप की रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया। तो रेडियस का क्या फायदा है सर, जब ड्रॉप गिरता है तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बच्चे याद करो, वीटी का फार्मूला याद करो, 2/9 ईटा, आज की डेट में रटा होनी चाहिए, रो इंटू सिग्मा इंटू जी। अब टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस हो गया डबल, डबल हुआ कि हाफ हुआ, डबल हो गया, तो रेडियस हो गया डबल, तो टर्मिनल हो गया 4 टाइम्स, पहले था 16, 16 का 4 टाइम्स, लगता है आंसर इसके गड़बड़ है, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 8 ड्रॉप मिला, ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू आर, तो पहले रेडियस 2 था तो अब हो गया 4, ठीक है, तो पहले रेडियस 2 था तो अब हो गया 4। तो देखो बच्चे, तो VT डैश चाहिए और पहले का टर्मिनल कितना था, 16 था,
आर स्क्वायर, पहले का रेडियस कितना था, 2 बच्चे, अब रेडियस कितना हो गया, सही मैंने किया है ना बच्चे, 32, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है, 32, अरे 2 इंटू 2 8, अरे ये गड़बड़ कर दिया बच्चे, गड़बड़ कर दिया यार, क्या क्या कर दिया मैंने, ये 8 इंटू 4 32 है, तो 32 है, 32 को क्या लिखेंगे, 2 4 16 2 की पावर 5, क्या क्या कर रहे हैं भाई हम, अरे यार क्या हम, अब यही होता है, ये बच्चों से तुम्हारा सा भी होता है, जब एग्जाम लास्ट लास्ट में आया तो थोड़ा सा दिमाग हिलना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा भी हिल गया, ये मेरा भी हिल गया, ये कट गया, क्या क्या मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ भाई, 8 की 8 तो 2 पावर 3 से तो करता रहा भाई, 8 था 2 की पावर 3, आर की पावर 3, आर की पावर 3, सबका 3 3 कट गया, ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया, डबल, सही तो चल रहा था भाई, मैं क्या क्या कहाँ से 32 पढ़ लिया भाई, हम 32 कहाँ से पढ़ लिया, रेडियस डबल हो गया, तो पहले रेडियस 2 था तो अब 4 हो गया, ये 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये कट गया 2 से, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 16 64 हो गया भाई, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, टर्मिनल 2/9 ईटा आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस डबल हो गया है, रेडियस जो है 8 ड्रॉप मिला, तो रेडियस हो गया डबल, रेडियस को 8 मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बना n की पावर 1/3, 8 2 2 4 6 से रेडियस का डबल हो गया, ठीक है, आंसर 64 64, अरे सही है ना बच्चे, 2 या 4 हाँ सही है, तो आ रहा है 2 10 का 4 4 32, सही है। देखो आंसर कभी कभी गलत देता है तो हमको थोड़ा चेक करना पड़ जाता है, चेक करना पड़ जाता है, ठीक है, हा 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 हो, सही था ना, 8 था, 8 था, और तो कुछ बदला नहीं था, 4 टाइम्स, ठीक है, आगे बढ़ रहे बच्चे। अगला क्वेश्चन 44, सैटेलाइट जब मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है कांस्टेंट, एमवीआर होता है कांस्टेंट, ठीक है, और सैटेलाइट का भी वही कंसेप्ट है, और तो याद करो बच्चे, कैलकुलस थर्ड लॉ सीधे लगा दो, दिमाग क्या लगाओगे, कैलकुलस का थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टी का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, या टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, तो फ्रीक्वेंसी उल्टा हो गया आर की पावर 3/2, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा गया, डायरेक्ट मार दिया आर की पावर 3/2, बाकी एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है जब सैटेलाइट घूमता है, तो ये तो कांस्टेंट तो 1/r होगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सैटेलाइट घूमते समय एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो ये मैंने क्या बोल दिया भाई, अरे रे 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 रे, रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और भी ऑप्शन देख लूं क्या, और भी ऑप्शन देख लूं क्या, तो ये तो सही है, तो ये तो आ गया, टी स्क्वायर से आ गया, हम ये और कुछ देखना चाह रहे हैं, हम कुछ और सोच भी सोचना चाह रहे हैं, पढ़े दो सैटेलाइट ऑर्बिट, एमवीआर तो कांस्टेंट रहेगा ना, एमवीआर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बिल्कुल रहेगा, एमवीआर कांस्टेंट, देखो एक तरीका तो सोचने का, चलो तो और वेरीफाई करते हैं, बेटा याद कीजिए सैटेलाइट जब घूमता है तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला पढ़े थे √gm/r, ठीक है, तो k होता है हाफ एम स्क्वायर, तो k हाफ एम, इसको स्क्वायर कर दोगे तो gm/r, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन बोल गया काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहला वेरीफाई हो गया, ठीक है, सैटेलाइट घूमता है तो एमवीआर क्या होता है, कांस्टेंट, एमवीआर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट, तो
एम वी आर होता है कांस्टेंट। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है जो है, दूसरा हो गया एंगुलर मोमेंटम बदलता है, नहीं ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, जानते हो मुझे डाउट किस पर हो रहा है? देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पीरियड पर टी का फॉर्मूला पढ़ते ही है। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है एम वी आर कॉन्स्टेंट है तो एम वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दूसरा क्यों नहीं सही है? मुझे डाउट थर्ड पर हो गया, फोर्थ को दिक्कत ही नहीं है। पहला दो में मुझे कोई डाउट नहीं है, तो गलत हो गया। मोमेंटम एम वी आर जब कांस्टेंट है, क्योंकि टॉर्क है जीरो, एम वी आर कॉन्स्टेंट होगा ये गारंटी है, तो एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मुझे तीसरे में है, चौथा तो सही है, चौथा सही है, टाइम पीरियड होता है बच्चे। ठीक है, दो कैप्लस लॉ सभी निकाल दिया, तो हम करने रहे हैं। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर टी स्क्वायर आर थ्री, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। फ्रीक्वेंसी में नीचे ले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली गया तो नीचे चला गया, आर की पावर 3/2, तो फ्रीक्वेंसी 3/2। फोर्थ तो सही है, मुझे तो थर्ड भी सही लग रहा है, मुझे तो थर्ड भी सही लग रहा है। एम बी आर कॉन्स्टेंट तो एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, थर्ड भी सही है। मैं फिर से, बट हम और क्या है, और कोई तो वजह है ही नहीं कि थर्ड आंसर नहीं हो। फोर्थ तो कोई डाउट ही नहीं है, थर्ड तो चलो एक और बनते फिर सोचते हैं इसको। फोर्थ तो श्योर है, थर्ड क्यों गलत है? थर्ड तो एम बी आर कॉन्स्टेंट होगा, टॉक है जीरो, एम बी आर कॉन्स्टेंट, एम बी इनवर्सली। चलो एक बार चेक कर लेंगे। 45 करते करते एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। वो मैं एक तो आंसर श्योर है, बस उस पर वो क्यों नहीं, और पढ़ते ही है, फिर सोचते तो वहाँ पहुँचते हैं। एक ट्यूनिंग फॉक है, फ्रीक्वेंसी 500 है। ठीक है, अब इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे बच्चे, या ड्राइव कर दूं क्या? कर दूं ड्राइव, फिर तुम रटवा दूं मैं? छोड़ो बच्चे, अब ड्राइव नहीं कर रहे हैं। सुनो, ध्यान सुनो। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला 2f L2 - L1, जहाँ L1 होता है फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ और सेकंड होता है L2 होता है सेकंड रेजोनेंस लेंथ। ये होता है V का फार्मूला रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, पहले क्या चाहिए? V चाहिए। 2f फ्रीक्वेंसी कितना है, समय निकला तो बता दूंगा कहाँ से आता है। L2 - L1, पहला 17, दूसरा 52, घटा दो 52 - 17 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 100, ये 0 0 कट गया, ऊपर हो गया 10, ऊपर हो गया बच्चे 10। ठीक है, और ऊपर चलो, ऊपर हो गया 17, 30, 73 हो गया 34, 35, आंसर 350, आंसर 350। तो सारे क्वेश्चन बन गए, थोड़े बता तो आता कहाँ से। और वो क्वेश्चन एम वी आर कॉन्स्टेंट, कोई डाउट नहीं है, टॉक जीरो है, एम बी आर कॉन्स्टेंट, एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए बता तो ये आता कहाँ से। जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये ट्यूब रहा, इसमें पानी भरा जाता है, पहली बार जो मिलता है रेजोनेंस, ये कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है, ये ई होता है, और नीचे है लेंथ है L1। ठीक है, और नोड से एंटी नोड के बीच का गैप होता है बच्चे L/4, λ/4। तो λ/4 जो है वो L1 + E होता है। जब दूसरी बार फिर रेजोनेंस कराया जाता है तो फिर कुछ ऐसा बनता है। जब ऐसा बना तो इसकी लंबाई होती है 3 λ/4, तो 3 λ/4 थोड़ा सा ये निकलता है बाहर एंड करेक्शन, जिसकी लंबाई होती है L2 + E। जब इसको घटाओगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ई कट गया, तो L2 - L1, और 3/4 - 1/4 2/4, मतलब λ/2 निकल गया। तो यहीं से बनता है बच्चे फार्मूला लैम्डा का
2L2 माइनस L1 और V बराबर F लैम्डा होता है। बाकी बच्चे अच्छी बच्चे की तरह रट लेना। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला 2FL2 माइनस L1, जहाँ L1 है फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ और L2 है सेकेंड रेजोनेंस लेंथ। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फार्मूला यहाँ से आता है, रटे रखना आज की डेट में बच्चे। और उस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ सोचने का तो है ही नहीं, एक बार तुम्हारे साथ मैं और सोच लेता हूँ। जब ये सैटेलाइट ये है प्लानेट, एक बार और सोच लेता बच्चे, बट इसकी जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा है, वो भी आंसर होगा। ये अपना सैटेलाइट है, ये प्लानेट है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, इस वक्त ग्रेविटी का ये फोर्स लग रहा है, टॉक हो गया 0, तो MBR तो कांस्टेंट होगा ही होगा। MBR तो कांस्टेंट होगा ही होगा। जब MBR कांस्टेंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। MBR अच्छा सुनो, एक चीज़, एक डाउट यहाँ पर होता है। रुको। जब सैटेलाइट घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी के बराबर, अब ये होता है mv²/r। हम समझ गए कहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है। Gm1m2/r², सही है उसका आंसर। ये एक r कट गया, एक r कट गया, m कट गया, तो ये v का तो बच्चे फार्मूला पढ़ते हैं √Gm/r, ये v का फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, ये v का फार्मूला पढ़ते हैं। नहीं, सही आंसर 4th ही है। सुनो, इसमें अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये m से, इधर भी m से, तो ये बन गया मोमेंटम। तो ये MVR कांस्टेंट कब लगता है बच्चे, ध्यान सुनो। यहाँ बोल रहा है सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं कर रहा है, उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। ध्यान सुनो बच्चे, कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को, जहाँ हम भी थोड़ा कन्फ्यूजन। आंसर वही है, आंसर 4th है। ठीक है बेटा, MVR अगर कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये तब लगाना बच्चे जब मान लो ये सैटेलाइट घूमकर ऑर्बिट अगर बदल रहा है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ गया तो R बदला तो V चेंज हुआ। ठीक है, तो ये तब सोचना कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जब वो ऑर्बिट चेंज कर रहा है, सेम ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ नहीं लिखा वो ऑर्बिट बदल रहा है, बोला गया है सैटेलाइट अपने अपने घूम रहा है, तो बताओ तो यहाँ इसकी तो इसकी यहाँ काम नहीं है। तो आंसर वही है T² प्रोपोर्शनल टू R3, T प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2, उल्टा कर दो फ्रीक्वेंसी, आंसर 4th ही है। थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया था वहाँ पर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो गया था। चलो।